हेलो, हेलो। आप सभी का एग्ज़ाम वर्ल्ड में बहुत-बहुत स्वागत। सभी को गुड इवनिंग। आइए आज हम पुनः क्लास को कंटिन्यू करते हैं। पिछली बार हम वाहन परिसंचरण तंत्र पढ़ रहे थे, सर्कुलेटरी सिस्टम, और उसी में थोड़ा-सा और शेष रह गया था। मानव में परिसंचरण तंत्र का ही एक अभिन्न अंग है लसिका। लसिका के बारे में आज अपन पढ़ेंगे और आज के टॉपिक होंगे अपने, पहले देख लीजिए, लसिका। और लसिका के साथ ये तो मानव में परिसंचरण कंप्लीट इसी के साथ। और आगे पढ़ेंगे हम पादपों में परिसंचरण। पादपों में कौन-कौन से पदार्थ किस-किस तरह से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, ये देखेंगे हम पादपों में परिसंचरण। तो पहले इन 2 टॉपिक को अपन क्लियर कर लें, अगर थोड़ा और समय रहता है तो हम आज उत्सर्जन भी आज ही क्लियर कर लेंगे। तो आइए देखते हैं एक-एक टॉपिक। लसिका, लसिका के बारे में देखिए भाई, जिस तरह से हमारे शरीर में रक्त नलिकाओं के माध्यम से रक्त का परिवहन होता है, उसी प्रकार से लसिका का भी परिवहन होता है और यह भी पदार्थों के स्थानांतरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो लसिका है क्या? कहाँ से उत्पन्न होती है और क्या काम है? जानते हैं? देखिए, लसिका एक तरल ऊतक है, संयोजी ऊतक है, ये भी रक्त की तरह ही तरल संयोजी ऊतक है। और इसका निर्माण कैसे होता है? देखिए भाई, रक्त कैपिलरीज, रक्त कोशिकाएं होती है और केशिकाओं के अंदर रक्त परिसंचरण करता है। जब दबाव अधिक होता है तो रक्त केशिकाओं के सूक्ष्म छिद्रों के माध्यम से, या कहें तो उनसे स्रावित होकर, एक द्रव बाहर आ जाता है और वो द्रव ऊतकों के बीच में जो स्थान होता है उसमें भर जाता है। उसे ही हम लसिका कहते हैं। और इसमें क्या-क्या पदार्थ होते हैं? तो इसमें होते हैं, जिस तरह से रक्त के अंदर होते हैं, विटामिन्स है, खनिज लवण है, हार्मोन्स है, वो सब पदार्थ भी लसिका के अंदर होते हैं। वहाँ से ये लसिका ऊतक है जो लसिका केशिकाओं में चला जाता है, और जैसे रक्त की केशिकाएँ होती है उसी प्रकार से लसिका केशिकाएँ होती है, उनमें ये चला जाता है। और वहाँ से फिर इसको एक बड़ी शिरा में डाल दिया जाता है। तो आइए लिख देते हैं इसे, लसिका। लसिका एक तरल संयोजी ऊतक है। लसिका एक तरल संयोजी ऊतक है। निर्माण कैसे होता है, कहाँ से आता है? देखिए, निर्माण रक्त केशिकाओं से, रक्त केशिकाओं से एक तरल पदार्थ स्रावित होकर ऊतकों के मध्य रिक्त स्थान में आ जाता है। रिक्त स्थान में आ जाता है। इसे ही लसिका कहते हैं। इसे ही लसिका कहते हैं।
लसिका क्या है भाई? रक्त केशिकाओं से एक तरल पदार्थ स्रावित होकर ऊतकों के मध्य रिक्त स्थान में आ जाता है, इसे ही लसिका कहते हैं। इस लसिका में ग्लूकोज, हार्मोन, विटामिन्स एवं अन्य पदार्थ उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं। आगे देखिए भाई, यह सभी पदार्थ एक अन्य प्रकार की सूक्ष्म नलिकाओं में चले जाते हैं, जिन्हें लसिका केशिकाएं कहते हैं। लसिका केशिकाएं कहते हैं। देखिए भाई, रक्त के समान ही अन्य प्रकार की नलिकाएं हैं, जो रक्त केशिकाएं हैं उसी के समान लसिका केशिकाएं हैं, और इनके अंदर लिम्फ या लसिका का परिवहन होता है। आगे जाकर ये केशिकाएं बड़ी शिरा में इन पदार्थों को डाल देती हैं। वापस ये पदार्थ कहाँ पहुंच गए? शिरा, और शिरा के माध्यम से वापस रक्त में परिसंचरण होने लग जाएंगे। तो ये हो गया भाई लिम्फ या लसिका। आइए अब नया टॉपिक लेते हैं हम, पादपों में पादपों में परिवहन। पादपों में परिवहन थोड़ी सी बात कर लें, फिर इसको लिख भी देंगे। देखिए भाई, जिस तरह से हमने मानव में परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया, उसी तरह से पादपों के अंदर भी विभिन्न पदार्थों का परिवहन होता है। तो मुख्यतः पादपों में कौन-कौन से पदार्थ होते हैं? तो देखिए, एक तो पादप गैसों का परिवहन होता है, और जल जो जमीन से जड़ों के माध्यम से ग्रहण करते हैं, और जड़ों के साथ जैसे ही ये जल अंदर आता है, उसके माध्यम से विभिन्न प्रकार के पोषक पदार्थ, खनिज लवण अंदर आ जाते हैं। तो इनका भी परिवहन होता है, और भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। तो उस भोजन का उपयोग ये खुद के लिए करते हैं, बनता पत्तियों में है, और अन्य सभी स्थानों पर इसकी आवश्यकता होती है, तो वहां तक ये किस प्रकार से पहुंचता है। तो दो चीजों का परिवहन है पौधों में मुख्यतः, एक तो भोजन और एक पानी। इनमें गैसों का परिवहन डायरेक्ट हो जाता है, क्योंकि पत्तियों में हर जगह स्टोमेटा या रंध्र होते हैं। तो देखते हैं, पादपों में मुख्यतया
भोजन एवं जल का परिवहन होता है। किस प्रकार से होता है भाई देखिए, जल का परिवहन देखते हैं हम, जल का परिवहन। हम कक्षा 9 में पिछले टाइम पे पढ़ चुके हैं कि जल के परिवहन के लिए जाइलम ऊतक और भोजन के परिवहन के लिए फ्लोएम ऊतक होता है। ऊतक नामक पाठ पढ़ा था, उसमें संरचना पढ़ी थी। तो वो दोनों ऊतक यहाँ पे मुख्य भूमिका निभाते हैं। जल का परिवहन, पौधों में जल का परिवहन जाइलम ऊतक द्वारा होता है। देखिए भाई, जल तो जमीन से जड़ें ग्रहण करती है, लेकिन पौधों की लंबाई इतनी अधिक होती है, ऊंचाई बहुत ज्यादा है, तो वहां तक जल किस प्रकार से पहुंचता है? ऐसा कौन सा सिस्टम है जो इस जल को ऊंचाई तक पहुंचाता है? मानव में तो हृदय रक्त को पंप करता था सभी स्थानों तक पहुंचाने के लिए। पौधों में ऐसा कौन सा तंत्र होता है? तो देखिए, पौधों में ऐसा कोई तंत्र नहीं होता है, लेकिन फिर भी जल ऊपर तक पहुंचता है। और उसको पहुंचाने में कौन सी युक्ति काम में लेते हैं पादप? तो देखिए, कैसे ही जल जड़ों के अंदर प्रवेश करता है, एक स्तंभ का निर्माण हो जाता है संपूर्ण पादप के तने में। कैसे हो जाता है? आइए इसको एक चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं हम। एक अन्य चित्र और लेते हैं। देखिए भाई, जल का परिवहन किस तरह से होता है। जड़ों के माध्यम से जल पौधे के अंदर प्रवेश करता है। ये देखिए, जड़ों के माध्यम से जो सूक्ष्म रोम होते हैं जड़ों के, ये केशिकीय जल को अपने अंदर ग्रहण करते हैं। जमीन के अंदर बारीक बारीक मिट्टी में सूक्ष्म नलिकाएं होती है, केशिकाएं, उनमें ये सूक्ष्म रोम प्रवेश कर जाते हैं और जितनी भी नम भूमि है वहां से पानी को अपने अंदर सोख लेंगे। किस तरह से सोखते हैं ये? इनमें कोई ऊर्जा खर्च नहीं होती है। सांद्रता में परिवर्तन के कारण अपने आप पानी बिना किसी ऊर्जा खर्च किए अंदर प्रवेश कर जाता है और संपूर्ण पौधे में ऊपर तक पहुंचता है। अब देखिए, एक बूंद दूसरी बूंद से जुड़ जाएगी आसंजक बल द्वारा, और जैसे ही ये जल ऊपर तक पहुंचता है पत्तियों तक, वहां पर वाष्पोत्सर्जन के रूप में पानी बाहर की ओर निकल जाता है। अब जब पानी बाहर निकलेगा तो जैसे ही एक बूंद बाहर निकलेगी, दूसरी बूंद ऊपर फिर खींच लेगी, ऊपर बढ़ता जाएगा। इस तरह से एक आकर्षण बल काम करने लग जाता है और संपूर्ण पौधे के अंदर एक जल स्तंभ का निर्माण हो जाता है। इस तरह से पानी ऊपर तक पहुंच जाता है। तो यहाँ पे अपन लिख डालते हैं, पौधों में जल जमीन से जड़ों द्वारा
प्रवेश करता है। इस क्रिया में किसी भी प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। यह क्रिया आयन सांद्रता में अंतर के कारण जल अपने आप जड़ों के अंदर प्रवेश कर जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट। और संपूर्ण तने में एक जल स्तंभ का निर्माण करता है। जल स्तंभ का निर्माण करता है। और इस जल स्तंभ से जल पत्तियों तक पहुंचता है, जहां पर रंध्रों द्वारा जल का उत्सर्जन वाष्पोत्सर्जन के रूप में होता है। और एक तनाव बल उत्पन्न हो जाता है। और इस तनाव बल के कारण ऊंचे वृक्षों तक पानी आसानी से पहुंचता है। आगे देखिए भाई, ऊपर तक पानी पहुंच गया। और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जाइलम ऊतक। एक नंबर का प्रश्न पूछ लिया जाता है कभी कभी कि कौन सा ऊतक जल का परिवहन में सहायक होता है, तो जाइलम ऊतक। आगे देखते हैं भोजन का परिवहन। भोजन का परिवहन। जल का परिवहन एक दिशी होता है, जड़ों से ऊपर पत्तियों की ओर, जबकि भोजन बनता है पत्तियों में, और पत्तियां अपने लिए काम में लेती है और संपूर्ण पौधे के लिए। तो भोजन का परिवहन अधोमुखी भी होता है और ऊपरी मुखी भी। भोजन का परिवहन पत्तियों में निर्मित खाद्य पदार्थ ग्लूकोज का परिवहन मुख्यतया
फ्लोएम ऊतक द्वारा होता है। यह अधोमुखी बोले तो नीचे की ओर एवं ऊपरी मुखी ऊपर की ओर, दोनों दिशाओं में होता है। दोनों ही दिशाओं में होता है। ये देखिए भाई, ये देखिए जड़ों से जल जा रहा है, साथ में मिनरल्स जा रहे हैं, खनिज लवण, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन का परिवहन हो रहा है। और ये पत्तियां हैं, यहाँ पर शुगर अर्थात भोजन का निर्माण हुआ है और ये नीचे की ओर, ये देखिए, और जल का परिवहन ऊपर की ओर, ऊपरी मुखी, आसानी से समझ सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप भोजन का निर्माण होगा और यह नीचे भी जाएगा और ऊपर, क्योंकि जड़ों को भी भोजन की आवश्यकता होती है और जड़ें भी श्वसन क्रिया करती है। तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान यहाँ भी होगा, पत्तियों में भी होगा, सब जगह होगा। देखिए भाई, पौधों में पौधों में भोजन का परिवहन, भोजन के परिवहन में ऊर्जा खर्च होती है, अर्थात एटीपी काम आती है। ये था भाई पौधों में परिवहन। अगला टॉपिक लेते हैं हम, मानव में उत्सर्जन। उत्सर्जन, तो सबसे पहले हम देखेंगे उत्सर्जन होता क्या है, किसे कहते हैं। नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर त्यागने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जन की परिभाषा, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर त्यागने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। लिख देते हैं इसे, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर त्यागने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। सामान्यतः हम बात करें, एक कोशिकीय जीव है, सूक्ष्म जीव, उनमें शारीरिक संरचना केवल मात्र एक ही कोशिका की होती है, तो उनमें कोई उत्सर्जी अंग नहीं होते हैं। उनमें सामान्य सतह से ही उत्सर्जन क्रिया संपन्न की जाती है। जैसे अमीबा में, हमने भोजन ग्रहण की अमीबा में भी बात करी थी, तो उत्सर्जन की बात उसमें भी करेंगे। एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव
या सभी जीवों के लिए लिख देते हैं, एक कोशिकीय जीवों में उत्सर्जन उनकी सामान्य सतह से सामान्य सतह से होता है। कोई अंग नहीं होता उनमें उत्सर्जी अंग। जैसे अमीबा का कोई फिक्स आकार भी नहीं है, ये केंद्रक है और ये कोशिका द्रव है। उत्सर्जी पदार्थ बनते भी बहुत कम है, यदि बनते हैं तो एक रिक्तिका बोले तो धानी में इकट्ठे हो जाएंगे और वो सतह के पास आकर फट जाएगी और वातावरण में मुक्त हो जाएंगी। कोई अंग नहीं होते। अपना मेन टारगेट है मानव में उत्सर्जी अंग कैसे होते हैं, क्या क्या होते हैं, वो सारा टॉपिक अपना डिटेल में उसी का है। तो हम पढ़ेंगे मानव में उत्सर्जन। मानव में उत्सर्जन, देखिए भाई, मानव में मुख्य उत्सर्जी अंग क्या है? मुख्य उत्सर्जी अंग क्या है? तो क्या है भाई, बताइए। वृक्क या किडनी। बाकी उत्सर्जी अंग तो और भी हैं, जैसे फेफड़े हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं, श्वसन क्रिया के फलस्वरूप बना अपशिष्ट पदार्थ है। त्वचा है, संपूर्ण त्वचा उत्सर्जन में सहायता करती है। सबसे बड़ा अंग शरीर का त्वचा, पसीने के साथ में खनिज लवण अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकल जाते हैं, तो ये भी एक उत्सर्जी अंग है हमारी त्वचा। और फेफड़े भी हैं, लेकिन मुख्य उत्सर्जी अंग है किडनी या वृक्क। तो मानव में किडनी एक जोड़ी में होती है, बोले तो दो, संख्या में दो होती है, सेम के बीच के आकार की। तीन इस प्रकार की साइज होती है इसकी, ये किडनी। कहाँ पाई जाती है? रीढ़ की हड्डी में, उदर गुहा में रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर दो किडनी होती है भाई। और काम क्या है इसका? रक्त में उपस्थित विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट पदार्थों को अलग करने का काम ये करती है, अर्थात रक्त को फिल्टर करने का काम करती है, छानने का काम किडनी करती है। तो थोड़ा सा लिख डालते हैं मानव में उत्सर्जन। देखिए अब, मानव में मुख्य उत्सर्जी अंग वृक्क या किडनी है। सहायक उत्सर्जी अंग अन्य और भी हैं भाई। अन्य सहायक उत्सर्जी अंग जो उत्सर्जन क्रिया में भाग लेते हैं, अन्य सहायक उत्सर्जी अंग है, एक तो है फेफड़े, और फेफड़े किसका उत्सर्जन करते हैं? CO2 का। और त्वचा। अब देखते हैं मुख्य उत्सर्जी अंग वृक्क या किडनी के बारे में। वृक्क या किडनी, संख्या में दो। मानव में वृक्क एक जोड़ी, बोले तो संख्या में दो होते हैं, जो उदर गुहा में रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित होते हैं। रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित होते हैं, पीछे की साइड, पीठ की ओर।
होता क्या-क्या है इसमें भाई? वृक्क होते हैं और मूत्र नलिका, मूत्राशय, यानी एक जोड़ी वृक्क, एक जोड़ी वृक्क और एक जोड़ी मूत्र नलिका और क्या होता है? एक मूत्राशय, जहाँ पर मूत्र इकट्ठा हो जाता है। ये हो गया भाई मानव में उत्सर्जी अंग। एक जोड़ी वृक्क, एक जोड़ी मूत्र नलिका और एक मूत्राशय। आइए देखते हैं आगे कैसे-कैसे होते हैं, कहाँ-कहाँ पे होते हैं, कैसे काम करते हैं। देखिए, एक जोड़ी पीठ की ओर, ये है भाई, ये वृक्क की संरचना। इसमें उभार और गर्त पाए जाते हैं। बाह्य भाग उभार कॉर्टेक्स कहलाता है, कॉर्टेक्स, और आंतरिक भाग को मेडुला या मध्यांश कहते हैं। ये बॉटनी के स्तंभ इस तरह से तंतुओं से ये जुड़े होते हैं। दो हैं भाई, दायां वृक्क और बायां वृक्क। ये बायां वृक्क और ये दायां वृक्क। इनसे मूत्र नलिका निकलती है। ये मूत्र नलिका निकल रही है भाई और आकर मूत्राशय में खुल जाती है। पेशीय संरचना है भाई मूत्राशय और ये मूत्र, ये है भाई वृक्क। इसके अंदर धमनी, बाएं वृक्क में बाएं और दाएं वृक्क में दाएं धमनी, जो रुधिर का परिवहन करती है और होती है शिरा। ये शिरा है। ये है मूत्र नलिका, मूत्र नलिका, और ये है धमनी और ये शिरा, और ये है मूत्राशय। ये हो गया भाई, और ये मूत्र द्वार। ये है वृक्क की संरचना, मानव वृक्क की संरचना। बायां वृक्क, दायां वृक्क, दोनों का काम सेम है। रक्त को फिल्टर करने का, रक्त के शुद्धिकरण का काम करते हैं। मानव उत्सर्जन में मुख्य भूमिका निभाते हैं। अब देखिए भाई, थोड़ा सा इसका अच्छा सा अपन और देख लेते हैं जो किताब में दिया है अपना। साथ के साथ इसको भी देख लें। ये तो एक सिंपल डायग्राम है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये है भाई मानव वृक्क। ये देखिए, बायां वृक्क और ये दायां वृक्क। ये शिरा है जो अशुद्ध रक्त को वापस लाती है, और ये धमनियां है, और ये मूत्र नलिका है। ये मूत्र नलिका जिसके माध्यम से
शुद्ध पदार्थ अलग होने के बाद बचे हुए अपशिष्ट पदार्थ मूत्र में बदल जाते हैं और मूत्राशय में आ जाते हैं। ये देखिए भाई, मानव उत्सर्जन तंत्र। एक थोड़ा सा ऊपर होता है और दायां वाला थोड़ा सा नीचे, सेम वैसा ही अपन ने बनाया। इसका ये धसा हुआ भाग कीप नुमा होता है, ये कहलाता है भाई पेल्विस, गड्ढे नुमा भाग। और देखिए इस वृक्क के अंदर कई सारे नेफ्रॉन्स, वृक्काणु स्थित होते हैं, जो उत्सर्जन तंत्र की इकाई है। बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई, याद रखना। नेफ्रॉन या इसे कहते हैं वृक्काणु। कई सारे छोटे छोटे वृक्काणु पाए जाते हैं एक वृक्क के अंदर, जो अलग अलग फिल्ट्रेशन का काम करते हैं और सब मिलकर यहाँ पे डाल देंगे अपना अशुद्ध पदार्थ, और वो मूत्र नलिका के माध्यम से मूत्राशय में आ जाएगा मूत्र के रूप में। आइए देखते हैं नेफ्रॉन की भी संरचना। उत्सर्जन तंत्र की इकाई क्या होती है? नेफ्रॉन या वृक्काणु। इस प्रकार के होते हैं भाई, देखना। एक प्याले नुमा संरचना होती है जिसे कहते हैं बोमन संपुट, और ये नीचे की ओर आकर एक वी शेप, वी आकार की नलिका में बदल जाता है, जिसे कहते हैं हेनले का लूप। हेनले का लूप। और इसके अंदर बोमन संपुट जो प्याले नुमा संरचना है, इसमें एक रक्त नलिका आती है और उस नलिका को कहते हैं अभिवाही, अभिवाही धमनी, से कहते हैं अभिवाही धमनी। और एक अन्य नलिका यहाँ से वापस जाती है। देखिए भाई, आने वाली अभिवाही है, इसका व्यास थोड़ा सा ज्यादा होता है, और ये अपवाही, ये कहलाती है अपवाही धमनी। इसका व्यास थोड़ा सा कम होता है, अभिवाही का व्यास ज्यादा। और अभिवाही जैसे ही ग्लोमेरुलस इस यहाँ पे एक बारीक नलिकाओं का जाल बना लेती है, जिसे कहते हैं ग्लोमेरुलस, रक्त केशिका गुच्छ, रक्त केशिका गुच्छ, या बोले तो ग्लोमेरुलस का निर्माण करती है, का निर्माण करती है। ये है भाई ग्लोमेरुलस। और ये फूली हुई संरचना प्यालेनुमा, इसे कहते हैं बोमन संपुट या बोमन कैप्सूल। और ये है वी शेप नलिका, इसे कहते हैं हेनले का लूप। हेनले नामक वैज्ञानिक ने खोजा था, इसलिए इसे हेनले का लूप कहते हैं। और आगे चलकर ये हेनले का लूप संग्राहक नलिका में बदल जाता है, कलेक्टिंग डक्ट। ये हेनले का लूप किस में बदल गया भाई? संग्राहक नलिका। देखिए होता कैसे है काम, क्रियाविधि देख लीजिए मूत्र निर्माण की, फिल्ट्रेशन का काम कैसे होता है। अभिवाही धमनी के माध्यम से रक्त आके बोमन संपुट में पहुंच गया, और यहाँ पर रक्त की बारीक बारीक नलिकाओं का एक गुच्छा बन जाता है, जिसे कहते हैं ग्लोमेरुलस, रक्त केशिका गुच्छ। अभिवाही धमनी का आकार थोड़ा बड़ा होता है, व्यास ज्यादा होता है, तो ज्यादा मात्रा में रक्त आता है। और अपवाही का कम, तो यहाँ पर दबाव के साथ छन्ने की, फिल्ट्रेशन की क्रिया होती है, अर्थात इसके अंदर रक्त निकल के और कई प्रकार के पदार्थ रक्त के साथ आ जाते हैं।
निस्यंदन की क्रिया होती है यहाँ पर, फिल्ट्रेशन। निस्यंदन या बोले तो फिल्ट्रेशन, निस्यंदन की क्रिया होती है। और यहाँ से ये पदार्थ इस हेनले के लूप में आ जाते हैं, जहाँ पर अलग-अलग स्थान पर अलग-अलग पदार्थों का अवशोषण होता है। जैसे किसी जगह पर विटामिन का, किसी जगह ग्लूकोज है, हर जगह इसकी फिक्स है हेनले के लूप की नलिका की, जहाँ पर इन पदार्थों का अवशोषण होता है। और बिना अवशोषित हुआ, अर्थात बोले तो वर्ज्य, बेकार का पदार्थ है, अपशिष्ट पदार्थ आगे बढ़ता जाता है और अंत में मूत्र में बदल जाता है, जहाँ पर संग्राहक नलिका की सहायता से इसे इकट्ठा कर लिया जाएगा। इस तरह से यह उत्सर्जन तंत्र की इकाई बोले तो नेफ्रॉन कार्य करता है। ऐसी कई सारी लाखों में इनकी संख्या होती है और सब मिलकर अलग-अलग फिल्ट्रेशन का काम करते हैं और सबसे मिलकर अंत में मूत्र नलिका में ये डाल दिए जाते हैं। ये देखिए भाई, यहाँ पर ये किडनी, इसके अंदर होते हैं ये नेफ्रॉन, और ये पेल्विस, और ये मूत्र नली। ये है मानव में उत्सर्जन। तो थोड़ा सा लिख दिए इसके बारे में। क्रियाविधि। मानव उत्सर्जन तंत्र की इकाई नेफ्रॉन है, जहां पर मूत्र निर्माण की क्रिया संपन्न होती है। नेफ्रॉन में एक अभिवाही धमनी होती है, जो प्याले नुमा संरचना में खुलती है, जिसे बोमन संपुट कहते हैं, बोमन कैप्सूल कहते हैं। यहाँ पर अभिवाही धमनी कुंडलित होकर रक्त केशिकाओं का जाल बनाती है, जिसे ग्लोमेरुलस रक्त केशिका गुच्छ, रक्त केशिका गुच्छ कहते हैं, ग्लोमेरुलस कहते हैं। अपवाही धमनी का व्यास कम होता है, अतः
ग्लोमेरुलस में ग्लोमेरुलस में निस्यंदन क्रिया होती है। निस्यंदन की क्रिया होती है, अर्थात फिल्ट्रेशन की क्रिया होती है। और पदार्थ छनकर वी शेप, बोले तो वी आकार की नलिका में आ जाते हैं। आ जाते हैं जहां पर पुनरावशोषण की क्रिया होती है और अपशिष्ट पदार्थ तथा जल की मात्रा नलिका में आगे बढ़ जाती है और इसे संग्राहक नलिका के द्वारा इकट्ठा कर लिया जाता है। कर लिया जाता है, संग्राहक नलिका के द्वारा इकट्ठा कर लिया जाता है। और यह पदार्थ अंत में मूत्र में बदल जाता है। मूत्र मूत्र नलिका के माध्यम से मूत्राशय में पहुंचा दिया जाता है। जब मूत्राशय मूत्राशय एक पेशीय संरचना है भाई। जब मूत्राशय पूरा भर जाता है तब मूत्र का उत्सर्जन हो जाता है। ये होगा भाई मानव में मूत्र निर्माण की क्रिया, किस तरह से मूत्र निर्माण होता है और वृक्क किस तरह से कार्य करता है। आइए आपको हेनले का लूप और वृक्काणु की संरचना और दिखा दें। ये देखिए भाई, ये अभिवाही धमनी है, ये वाली, ये अभिवाही धमनी, ब्लैक पेन, ये अभिवाही धमनी और ये अपवाही धमनी और ये फूली हुई संरचना है, ये बोमन संपुट और इसके अंदर रक्त नलिकाओं का ये जाल है जो केशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस कहलाता है।
और नीचे ये नलिका है, वी शेप हेनले का लूप, और ये संग्राहक वाहिनी। यह वृक्काणु मानव उत्सर्जन तंत्र की इकाई अर्थात नेफ्रॉन। आइए आगे बढ़ते हैं हम। उत्सर्जन क्रिया संपन्न हो गई। किसे कहते हैं, एक बार पुनः याद कर लें। नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर त्यागने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। जब कभी वृक्क ठीक से काम करना बंद कर दें, सही से काम नहीं कर रहे हों, दो वृक्क हैं, दो में से एक भी यदि सही काम करता है तो काम चल जाता है। अगर दोनों ही किसी इन्फेक्शन के कारण बैक्टीरियल संक्रमण हो सकता है, चोट लग सकती है, या और भी कोई अन्य कारण हो सकता है और काम करना कम कर दे, तो रक्त में अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है और ये अपशिष्ट पदार्थ संपूर्ण शरीर में रक्त के माध्यम से परिवहन करने लग जाएंगे। और जैसे जैसे इनकी मात्रा ज्यादा बढ़ेगी अपशिष्ट पदार्थों की, तो कोशिकाएं बीमार होने लग जाती है और इस स्थिति में उत्सर्जित पदार्थ शरीर में बढ़ जाएंगे और व्यक्ति रोगी हो जाएगा। फिर यहाँ पर कृत्रिम वर्क या अपहरण की क्रिया की जाती है। तो देखिए, कृत्रिम रक्त या अपहरण क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लें। अपहरण या बोले तो कृत्रिम रक्त, जब किसी चोट के कारण या जीवाणु संक्रमण के कारण, और भी कोई अन्य कारण हो सकता है, जीवाणु संक्रमण के कारण वृक्क सही से कार्य नहीं करते हैं, तो शरीर में अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है और ये अपशिष्ट पदार्थ रक्त के माध्यम से संपूर्ण शरीर में परिसंचरण करने लगते हैं और इस स्थिति में कृत्रिम रक्त काम में लिए जाते हैं। अपहरण कृत्रिम रक्त, नाम सुना होगा आपने, डायलिसिस। डायलिसिस किस तरह से होता है भाई डायलिसिस, ये देख लीजिए। जब वृक्क सही से काम नहीं कर रहे हैं, किडनी खराब हो चुकी है, तो रक्त से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना अत्यंत आवश्यक है, नहीं तो कोशिकाओं को ये रोगी कर देंगे। देखिए भाई, इस स्थिति में एक बड़े से टैंक में, इस तरह से ये टैंक है, कृत्रिम माध्यम तैयार किया जाता है जिसमें एक द्रव भरा होता है और वो द्रव हमारे रक्त के सांद्रता के बराबर ही सांद्रता रखता है, बस उसमें अपशिष्ट पदार्थ नहीं होते हैं। तो हमारे शरीर से रक्त एक नलिका के माध्यम से इस अपवहन द्रव में पहुंचाया जाता है। यहाँ पर कई सारी नलिकाएं होती है
और इन नलिकाओं को अपोन द्रव में डुबोया जाता है। ये अपोन द्रव है, जहाँ पर रक्त नलिकाओं से अपशिष्ट पदार्थ निकलकर इस अपोन द्रव में आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? किस तरह से आ जाते हैं? आयन सांद्रता में अंतर के कारण। वही बात है, क्योंकि यहाँ पर कोई अपशिष्ट पदार्थ नहीं है, तो अपने आप इस अपोन द्रव में ये अपशिष्ट पदार्थ बाहर आ जाएंगे और वापस इस रक्त को शरीर में पहुंचा दिया जाता है। ये देखिए भाई, एक व्यक्ति के यहाँ से धमनी से पंप का मार्ग, और ये रक्त, ये नलिका है, अपोन द्रव में डूबी हुई है ये अपोन द्रव है इसी में। और अपोन द्रव यदि कम होता है तो वापस इसे पूर्ति कर दी जाती है। इस तरह से रक्त का फिल्ट्रेशन होता है, अर्थात डायलिसिस होता है। और अत्यधिक मात्रा में हो जाए डायलिसिस, बार-बार कराना एक अत्यंत महंगी और खर्चीली प्रक्रिया है। तो चाहे तो अंग दान किया जा सकता है, अर्थात किसी अन्य व्यक्ति से रक्त लेकर उसका प्रत्यारोपण भी किया जा सकता है। तो ये हो गया भाई कृत्रिम वृक्क या अपोहन। अंगदान के बारे में थोड़ा-सा है इस टॉपिक में, अपन देख लेते हैं। कौन-कौन सी चीज़ों का अंगदान किया जा सकता है? नेत्र, मानव कॉर्निया, आँख का अत्यधिक महत्वपूर्ण पार्ट है कॉर्निया, कहीं बाज़ार में नहीं मिलता है। तो ये किसी व्यक्ति से ही ट्रांसप्लांट होता है। और अन्य चीज़ें जैसे यकृत है, फेफड़े हैं, और अभी अपन ने देखा है वृक्क है। कई सारे ऐसे अंग हैं जिनको हम प्रत्यारोपित करा सकते हैं। लेकिन इनकी एक महत्वपूर्ण शर्त है कि एक स्वस्थ व्यक्ति जिसे किसी प्रकार की कोई संक्रमित बीमारी ना हो, उसी का प्रत्यारोपण संभव होता है। जैसे कोई व्यक्ति ब्रेन डेड हो जाए और उस स्थिति में वो किसी काम का नहीं रहता है, अंग सारे स्वस्थ हैं, तो वहाँ से प्रत्यारोपित किए जा सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा टॉपिक खत्म है, और इसी के साथ देव प्रक्रम नामक अध्याय 5 समाप्त होता है। कई सारे वीडियो हैं इसके अलग-अलग, तो आप यदि पूरा देखना चाहें एक के बाद एक, तो पूरा पाठ आपको मिल जाएगा। इसी के साथ आज के लेसन के साथ सभी को गुड नाइट। थैंक यू।